केमिस्ट्री की क्लास। हमारा जो पहला सेक्शन है इट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है इट इज़ केमिकल एनर्जेटिक्स। और इस केमिकल एनर्जेटिक्स में हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं भाई? कोई आपको इंथैल्पी चेंजेस समझाई जा रही हैं, ठीक है? प्लीज़ अगर मुझे कॉपी दिखा दें। हमने इसमें बड़ा ऑर्डिनरी लेवल से बात को स्टार्ट किया। इज द स्टडी ऑफ व्हाट? एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 हमने कहा जी कौन सी एनर्जी चेंजेस? इट वाज एक्चुअली द हीट एनर्जी चेंज और हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन। फिर हमने कहा जी ओवरऑल एंडो क्या होता है, ओवरऑल एक्सो क्या होता है, बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, बॉन्ड बनाना क्या होता है, एनर्जी प्रोफाइल क्या होती है, एक्टिवेशन क्या होती है। दैट वाज ऑल ओ लेवल। एंड देन हमने स्टार्ट किया वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, जिसके लिए हमने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? डेल्टा एच ऑफ आर। उसके लिए द वर्ड स्टैंडर्ड इज यूज फॉर सम स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड द वर्ड रिएक्शन इज यूज फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि रिएक्शन मस्ट भी क्या? वो स्टीरियोमेट्रिक इक्वेशन जिसको कहते हैं, विच मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बहरहाल डेल्टा एच आर हमने सीखा, फिर हमने डेल्टा एच एफ सीखा, फिर हमने डेल्टा एच सी सीखा, फिर हमने डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की बात की, फिर हमने डेल्टा एच एटमाइजेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश की। ऑल्दो इस डेल्टा एच एटमाइजेशन को मैंने हल्का फुल्का एएस में भी कहीं पढ़ाया था, लेकिन दिस कम्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर A2 लेवल की स्पेसिफिकेशंस। आई थिंक A2 लेवल की पहली लाइन जो है दैट वाज डेल्टा एच एटमाइजेशन, जिसको हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। अब उस इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन में हमने क्या किया? जैसे फॉर्मेशन में क्या किया? 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड वगैरह वगैरह वगैरह। कंबशन में क्या किया? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड वगैरह वगैरह वगैरह। न्यूट्रलाइजेशन में क्या किया? 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 मोल ऑफ एटम्स आर फॉर्म्ड। नाउ कौन से एटम्स जी? 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम क्या? हाँ, फ्रॉम फिर वो उसका जो एलिमेंट है जो कि किसी स्टैंडर्ड या रूम टेम्परेचर की कंडीशन पर होता है, वहाँ से क्या किया जाए? वहाँ से उसमें से 1 मोल क्या बनाया जाए? 1 मोल गैसियस एटम्स बनाए जाएं। तो उस रिएक्शन की एनर्जेटिक्स को क्या कहते हैं? डेल्टा एच AT कहते हैं। इसमें किसको मसला है? मैंने यहाँ पे आयरन की एनर्जेटिक्स डिस्कस की, मरकरी की मतलब मेटालिक एलिमेंट्स को एटमाइज किया, फिर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स को एटमाइज किया, और करते करते जब मैंने आयरन को एटमाइज किया तो मैंने कहा जी वहाँ कौन से बॉन्ड्स तोड़ने हैं? बताइए जनाब, कौन से बॉन्ड्स तोड़े हमने वहाँ पे? आयरन को जब हमने एटमाइज किया तो कौन से बॉन्ड्स तोड़े? मेटालिक बॉन्ड तोड़ा। तो काम कीजिए, वो जो आयरन का एरो लगा हुआ है उस मतलब आयरन सॉलिड टू आयरन गैस, आई वुड लाइक ऑन द एरो प्लीज राइट डाउन व्हाट विच बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड इज ब्रोकन। आयरन वाली एग्जांपल के एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? छोटा सा करके लिखिएगा क्या? मेटालिक बॉन्ड इज ब्रोकन। अच्छा, ऐसे एक सवाल है, एटमाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? इट्स ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप बॉन्ड तोड़ रहे हैं। अभी आप देखिए ना, आपने आयरन सॉलिड को आयरन गैसियस बनाने के लिए क्या किया है? कौन से बॉन्ड्स तोड़े हैं? मेटालिक बॉन्ड्स तोड़े हैं। थोड़े तोड़े हैं कि कंप्लीटली तोड़े हैं? सर जी कंप्लीटली तोड़े हैं। इसमें किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। नो सर जी, ओके। फिर जब हमने मरकरी की बात की, मरकरी लिक्विड को जब आपने मरकरी गैसियस एटम्स बनाए तब भी क्या किए? सर जी हमने तब भी कौन से बॉन्ड्स तोड़े? मरकरी के अंदर भी क्या होंगे? वो भी मेटल है। अगर कोई बॉन्डिंग है तो कौन सी बॉन्डिंग है? सर जी वहाँ पे भी क्या कहते हैं, ये मेटालिक बॉन्डिंग ही है। तो वहाँ भी लिखिए मेटालिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन। वहाँ भी लिखिए एरो के ऊपर मेटालिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ठीक है, उससे अगली एग्जाम्पल की तरफ जब चलते हैं, आयोडीन सॉलिड की जब मैंने आपको मिसाल दी तो वहाँ पे आपने क्या देखा है? मैंने यहाँ पे कार्बन की मिसाल नहीं दी थी? कार्बन की भी तो दी है, एंड पे दी है कि कार्बन की पहले दी है? चलो वहाँ बाद में देखते हैं। खैर बहरहाल मैंने यहाँ पे आयोडीन की मिसाल दी।
आयोडीन सॉलिड को पहले क्या किया हमने? सर जी पहले वैन डर वाल्स फोर्स तोड़ी है। आयोडीन सॉलिड को I2 सॉलिड से I2 गैस बनाया है, फिर I2 गैस से I एटम्स बनाए हैं, तो वो एक अलग है, वहां पे बॉन्ड एनर्जी दी हमने। लेकिन डायरेक्ट अगर आप I2 सॉलिड से I गैस तक जाते हैं, दिस इज नोन एज एटमाइजेशन, एंड इन दिस एटमाइजेशन you are breaking two different types of energies. Number one, you are breaking the van der Waals forces, and then you are breaking the covalent bond. इसमें किसी को प्रॉब्लम है? Similarly, the same happened in bromine, कि आपने ब्रोमीन लिक्विड को, जब ब्रोमीन गैसियस एटम्स बनाए हैं, तो पहले आपने ब्रोमीन लिक्विड मतलब Br2 लिक्विड को Br2 गैस बनाया है। What is this step? This is van der Waals फोर्स तोड़ी है। फिर आपने Br2 गैसियस मॉलिक्यूल से Br गैसियस एटम्स बनाए हैं। इस वक्त क्या तोड़ा आपने? इस वक्त आपने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा है। तो खैर ये जो कुल मिला के टोटल एनर्जी आपने दी है, व्हाट इज दिस नोन एज? डेल्टा H, एटमाइजेशन आप इसको कहते हैं। क्लोरीन के केस में क्या होता है? सर जी वो तो पहली गैस है, हमने Cl2 गैस को डायरेक्ट Cl एटम्स ही बनाया है, तो वहां सिर्फ हमने क्या किया है? वहां हमने सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही तोड़ा है। वहां पे आपने एक इक्वेशन डेवलप की कि इन दैट एग्जांपल डेल्टा HAT ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू क्या? प्लीज बताइए। आपने क्लोरीन के साथ क्या एग्जांपल लिखी हुई है कि क्लोरीन की एटमाइजेशन किसके बराबर है? क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी के हाफ के बराबर है। यहां से हमने अगली डेफिनेशन क्या निकाली? यहां से हमने अगली डेफिनेशन निकाली थी कौन सी? बॉन्ड एनर्जी वाली। कि बॉन्ड एनर्जी वाली में क्या सिचुएशन होती है? सर जी स्पेसिफिकली ये जो बॉन्ड एनर्जी का वर्ड है किसके लिए इस्तेमाल होता है? सर जी ये वर्ड जो है वो बताइए जनाब, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यू नो आयरन वाली एग्जांपल में आपने मेटालिक बॉन्ड तोड़ा है, आयोडीन, ब्रोमीन और इनकी एग्जांपल्स में इनिशियली आपने वैन डर वाल्स तोड़ा है और बाद में आपने कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा है। और क्लोरीन की एग्जांपल में टिपिकली तोड़ा ही क्या है? सर जी क्लोरीन की एग्जांपल में हमने टिपिकली कोवेलेंट बॉन्ड ही तोड़ा है, ठीक है। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी होती है इसका एक और नाम है, इसका क्या नाम है? कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी का क्या नाम है भाई? सर जी उसका नाम है बॉन्ड एनर्जी। इसमें किसी को मसला है? और हमारी लास्ट एग्जांपल भी क्या चल रही थी? बॉन्ड एनर्जी वाली हमारी लास्ट एग्जांपल चल रही थी। और उस बॉन्ड एनर्जी को हमने कैसे डिफाइन किया? डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक व्हाट? 1 mole of a specific covalent bond in the Concy state, in the gaseous state to form क्या? To form gaseous atoms। और यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमने फ्लोरीन का 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स तोड़े तो एटम्स कितने बनेंगे? एटम्स 2 बनेंगे, ठीक है। लेकिन हमने जब कार्बन की मिसाल दी, एक्सेप्शन टू दैट डेफिनेशन, तो वहाँ पे क्या आया? वहाँ पे हमने 1 मोल कार्बन तोड़ा, 1 मोल कार्बन के एटम्स ही बने, ठीक है। खैर बहरहाल यू नो उस रिएक्शन की एनर्जी को हमने बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन बोला है। किसी को अगर परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक बॉन्ड एनर्जी तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो स्पेसिफिकली कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी का नाम है, ठीक है। वैसे तो बाकी सब के लिए वो गैसियस मॉलिक्यूल्स को तोड़कर क्या बनाना होता है? गैसियस मॉलिक्यूल्स को तोड़कर हम गैसियस एटम्स बनाते हैं। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज कार्बन की एग्जांपल में वो सॉलिड को तोड़कर कार्बन के एटम्स बना रहे, तो इसलिए हमने उसको कहीं एक्सेप्शन बोला हुआ है। मुझे दोबारा समझाना चाहता हूँ, मैं दोबारा समझना चाहता हूँ। अब्दुल्ला आपके साथ, आपका नाम क्या है बेटा? आरिज, आप ज़रा मुझे बताएं जो कार्बन वाली एग्जांपल है इसको हमने एक्सेप्शन टू द डेफिनेशन क्यों बोला है? तो ये एक्सेप्शन कैसे है? कौन गैसियस स्टेट में नहीं है? हाँ, असल में डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि जिस बॉन्ड को तोड़ोगे उस बॉन्ड को इनिशियली किस स्टेट में होना चाहिए? उस बॉन्ड को गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ताकि सिर्फ क्या तोड़ रहे हैं आप? ताकि सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ रहे हों आप। चूँकि मुसीबत किधर है? मुसीबत है वो आयोडीन के अंदर, कि अगर आपने आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को क्या किया? अगर आपने आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्टेट में लिया, उनको तोड़ने की कोशिश की, तो उनके पास सिर्फ
कोवलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ेगा आपको, उनके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उधर आपको वैन डर वाल फोर्स भी तोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए हमने डेफिनेशन क्या कर दी, क्या लिखा है हमने, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट मॉलिक्यूल इन द क्या, इन द गैसियस स्टेट। क्योंकि अगर आयोडीन गैसियस स्टेट में नहीं है तो क्या देना पड़ेगा, पहले एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी पहले उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वैन डर वाल तोड़ने के लिए। सिमिलरली अगर ब्रोमीन गैसियस स्टेट में नहीं है तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? बिकॉज उसकी भी वैन डर वाल फोर्स तोड़नी पड़ेगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन कार्बन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर कार्बन में क्या, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोई और जवाब दीजिए, कार्बन में ऐसी क्या एक्सेप्शन है जी? सर कार्बन है तो इससे क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल से क्या होता है? तो आगे 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 इसकी शेप जो है वो एज ए मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के साथ काफी सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। नहीं, जो मैं बात सोच रहा हूँ वो नहीं बता रहे हैं जी, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो बस ये देखिए, मैं दोबारा सवाल कंपोज कर लेता हूँ। माय क्वेश्चन इज के आयोडीन सॉलिड 2I gaseous, carbon solid goes to carbon gaseous. I am saying कि इस रिएक्शन की एनर्जेटिक्स को आपने क्या बोला है, डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ कार्बन आप बोल सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन, बल्कि एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं, और बल्कि एक सेकेंड, इसमें आपने एटमाइज भी किया है, बिल्कुल किया है, और इसको आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ C, सिंगल बॉन्ड C भी कह सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को आप 2 टाइम्स डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ आयोडीन ये तो कह सकते हैं। लेकिन क्या मैं इसको बॉन्ड एनर्जी ऑफ I, सिंगल बॉन्ड I कह सकता हूं? ये सवाल है जी। वो क्या, एक बच्चा कहता है सर जी नहीं कह सकते। तो ये तो मैं पूछ रहा हूं कि यहां आपने कार्बन सॉलिड को कार्बन गैसियस बना दिया, उसको तो आपने बॉन्ड एनर्जी कह दिया है। यहां आप आयोडीन सॉलिड को आयोडीन गैसियस एटम्स बना रहे हैं, इसको क्यों नहीं कह रहे आप जी? नहीं, उन्हीं से सवाल है। बेटा आपका नाम क्या है? हाँ जी ज़ारा, आपसे ही सवाल है कि इसको एटमाइजेशन भी कह दिया, बॉन्ड एनर्जी भी कह दिया, इस वाले को 2 टाइम्स एटमाइजेशन कह रहे हैं, वो तो चलो सर कि 2 एटम्स बन रहे हैं, लेकिन इस रिएक्शन को बॉन्ड एनर्जी क्यों नहीं कह रहे हैं? इस रिएक्शन को बॉन्ड एनर्जी ऑफ आयोडीन, सिंगल बॉन्ड आयोडीन क्यों नहीं कह रहे हैं? फातिमा शाह। हाँ चलो, वन ऑफ द आंसर इज दिस कि सर जी वो डायरेक्टली गैस, वो डायरेक्ट सप्लाइंग नहीं करता होता है, वो डायरेक्ट गैसियस एटम्स में जाता है। इसको पहले पता नहीं क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ करते हैं। लेकिन मुझे ख्वास मज़ा नहीं आया आपके जवाब से। मलाइका नहीं आपके साथ, ईशल, मतलब ये करना तो बहुत आसान काम है सर जी, कुछ भी पूछा तो मैं यूं कर दूंगी। सोचे बेटा मैं आप क्लास के लेक्चर के इंट्रो में 15 मिनट से की कहानी सुना रहा हूँ। जी मरियम। हाँ असल में बात ये बेटा जी, जरा कार्बन का स्ट्रक्चर दिमाग में लाएं, कैसा है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। कैसे री? उसको जब एनर्जी देते हो डायमंड के केस में तो क्या तोड़ रहे होते हो? कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है डायमंड में? डायमंड में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है जी? नहीं होती सर। तो क्या तोड़ते हैं हम? सर सीधे सीधे कोवलेंट बॉन्ड ही तोड़ रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? इस स्टेप में हम कोवलेंट बॉन्ड ही तोड़ रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो जिस स्टेप में कोवलेंट बॉन्ड्स तोड़े जा रहे हों उसको क्या कहते हैं? उसको बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस स्टेप में क्या सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स तोड़े जा रहे हैं? नहीं सर जी, यहां आयोडीन सॉलिड को पहले I2 गैस, विच मींस क्या तोड़े जा रहे हैं? वैन डर वाल फोर्सेस तोड़ी जा रही हैं पहले, एंड क्या, एंड उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड तोड़ते हैं। तो व्हाट, वैन डर वाल फोर्सेस
एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो इन दिस केस इसको सिर्फ बॉन्ड एनर्जी में नहीं कह सकता। हाँ, एटमाइजेशन क्यों कह दिया? बिकॉज एटमाइजेशन की डेफिनेशन पर क्या होता है सर, ये जुमला पूरा उतरता है कि 2 moles of gaseous atoms are formed from its constituent element, understand the condition, ठीक है। तो उसमें 2 moles आए तो वो 2 times H डेल्टा H AT तो आ गया। बॉन्ड एनर्जी में क्या होता है? एंथैल्पी चेंज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक व्हाट 1 mole of a specific covalent bond in the क्या, वो इन द गैसियस स्टेट हमने इसलिए लिख दिया कि बाकी सब में होगा, इधर जाके अप्लाई वो बात नहीं होगी। तो काम करें, डेफिनेशन में जाके इन द गैसियस स्टेट को ब्रैकेट बना दें, डेफिनेशन में जाएं, वहां पे इन द गैसियस स्टेट को ब्रैकेट में लिख दें जी। सर बहरहाल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a specific covalent bond in its gaseous state to form क्या, to form gaseous atoms। वैसे एक बात है, 2-3 मिसालें और देता हूँ फिर समझाता हूँ। किसी के पास सवाल है जी? आई होप ये बात समझ आ गई है। फातिमा क्या समझ आया? इधर क्या समझ आया? हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी सिर्फ किसको कहेंगे? सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड जब टूट रहा है तो वो क्या है? वो बॉन्ड एनर्जी है जी, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी की नाम भी देखें ना, ई लिखा है, ब्रैकेट्स बनी है, ब्रैकेट्स के अंदर एक बॉन्ड बना है, तो सिर्फ स्पेसिफिकली इस बॉन्ड की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी, समझ आ रहा होगा। आगे चले, अगली एक और मिसाल देता हूँ जी। आपने फ्लोरीन की मिसाल दे दी, क्लोरीन की मिसाल देता हूँ। Cl2 गैस, इसमें क्या करूं? इफ आई से देयर आर 2 क्लोरीन एटम्स, इसके डेल्टा H R को प्लीज बताइए, इसमें एटमाइजेशंस का क्या सीन है? 2 moles of gaseous atoms are formed from its constituent element, तो एटमाइजेशन तो है, कितनी है? 2 times डेल्टा H AT of क्लोरीन है, ठीक है। सिमिलरली क्या इस वक्त आप कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं? ये कुछ और भी तोड़ रहे हैं। वहां क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, इन द गैसियस स्टेट है। अब एनर्जी दोगे तो सिर्फ किधर जाएगी? कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में जाएगी। तो हाँ जी सर जी, इसको बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं आप। दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl सिंगल बॉन्ड Cl। बिकॉज यहां पे भी क्या हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, यहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये भी बॉन्ड एनर्जी है। अच्छा, सिमिलरली एक और मिसाल देता हूं। इफ आई टेल यू इट्स अबाउट हाइड्रोजन गैस, एंड यहां पे मुझे देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स इन द गैसियस स्टेट, प्लीज टेल मी। ईशल आपने बताना है ये एटमाइजेशन है, कैसे है? मुझे सिर्फ बताइए एटमाइजेशन कैसे है, प्लीज बताइए। एटमाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? When 1 mole of gaseous atom is broken into something, वो पहले का बेचारा गैसियस एटम होगा, उसको भी मजीद ब्रेक करेंगे तो प्रोटॉन्स निकल जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। एटम्स आर फॉर्म्ड, एग्जैक्टली, व्हेन 1 mole of gaseous atoms are formed from क्या? इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पे कितने मोल्स ऑफ गैसियस एटम्स फॉर्म हुए हैं? 2 moles of gaseous atoms फॉर्म हुए फ्रॉम क्या? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हुए हैं। तो यहाँ एटमाइजेशन है, लेकिन 1 times नहीं है, 2 times है। तो उसको क्या बोलूं मैं? एक तो उसको बोले सर 2 times एटमाइजेशन है ऑफ क्या? ऑफ हाइड्रोजन। अगली बात, क्या ये बॉन्ड एनर्जी है? किस चीज की बॉन्ड एनर्जी है? हाइड्रोजन के कौन से वाले बॉन्ड की? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी ये एनर्जी है। और उसकी एनर्जी क्यों है? बिकॉज यू सी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट, नाउ हाइड्रोजन एटम्स इन द गैसियस स्टेट। तो ये क्या था? H सिंगल बॉन्ड H है, यहाँ ये H के इंडिपेंडेंट एटम्स हैं। कोई मसला जी इस बात से? अच्छा, अगली मिसाल दें जी। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, इसके भी अगर मैं कहूँ जी कि 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, अलग करने हैं जी।
इसकी इंथैल्पी चेंज को क्या कहूं? क्या यहां पे एटमाइजेशन है? सर वो तो है, लेकिन वो 2 दफा है। 2 moles ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर फॉर्म्ड, तो 2 times डेल्टा H 80 ऑफ ऑक्सीजन है। और अगर आप बॉन्ड एनर्जी देखें, किससे पूछ रहे थे जी? मलाइका आपसे आप समझाएं, क्या ये बॉन्ड एनर्जी कुछ इन्वॉल्व है यहाँ पे? कैसे बॉन्ड एनर्जी कैसे इन्वॉल्व है? कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? जी बेटा आप बता रहे थे कुछ। आरएस नाम है आपका? आरएस, ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? डबल बॉन्ड। तो इतने डर के क्यों? मैंने कोई जिन खड़ा हूं, मैं खा जाऊंगा? हैं इजी, बिल्कुल सही। पेन की पोज में आओ, पेन हाथ में पकड़ो। उधर वाले में लिखते किधर से हो? लेफ्टी से कि राइटी से? साथ साथ लिखो भी, साथ साथ लिखो भी, ठीक है। ओ डबल बॉन्ड ओ की बात हो रही है। किसी बात हो रही है? ओ डबल बॉन्ड ओ की बात हो रही है। ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा होता है? ओ डबल बॉन्ड ओ होता है। ये लीजिए, ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा होता है जी? इट्स दैट ओ डबल बॉन्ड ओ। किसी को मसला है इस बात से भाई? एनीवन? तो यहाँ पे आपने उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी है वो यहाँ पर आ जाएगी। असल में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिन सिचुएशंस में बॉन्ड एनर्जी का और एटमाइजेशन का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें बॉन्ड एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी आपस में रिलेटेड नहीं है। वो कौन सी सिचुएशन में रिलेटेड नहीं है? जिस सिचुएशन में कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा कुछ और भी तोड़ना होता है, उस सिचुएशन में एटमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी आपस में रिलेटेड नहीं है। जहां जहां कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है वहां तो ये सब आपस में क्या है? वहां एटमाइजेशन का और बॉन्ड एनर्जी का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो लाजमी होता है। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? सो यू नो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ने की बातें कर रहे हैं? हम अभी तक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की बातें कर रहे हैं। हमने कल के मतलब जो प्रीवियस हमारा फ्राइडे वाला लेक्चर था, अगर आप याद करें, उसमें जो एटमाइजेशन है जिसको मैंने आज रिव्यू भी किया, मैंने जब आयरन वाली मिसाल दी तो मैंने कौन कौन सा बॉन्ड तोड़वाया? मैंने कहा जी आयरन को एटमाइज करो तो मेटालिक बॉन्ड तोड़ते हैं। फिर हमने कहा जी आयोडीन को एटमाइज करो तो क्या क्या तोड़ते हैं? वैन डर वाल भी तोड़ते हैं और कोवेलेंट वाली फोर्स भी तोड़ते हैं। अब कोवेलेंट को भी तोड़ दिया, मेटालिक को भी तोड़ दिया, वैन डर वाल को भी तोड़ दिया, एक रह गया यार, ये कोई आयनिक बॉन्ड रह गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आयनिक बॉन्ड को तोड़ूं या जोड़ूं, मैं आपको जो अगली बात ये बताना चाहता हूं, मैं वापस से दोहराना चाहता हूं। एक सवाल है वैसे, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी आपने दी है, उस बॉन्ड के बनते वक्त क्या हो रहा होगा? उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो एक अदर नोट लिखें हम, ठीक है। एक छोटा, इससे पहले मैं अगली डेफिनेशन में जाऊं, प्लीज एक नोट मुकम्मल कर लीजिए। देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड 1 mole of a covalent bond एक नोट लिख रहे हैं हम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, क्या लिखा है? टू ब्रेक 1 mole of a covalent bond, ठीक करो जुमला। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a covalent bond is equal to the amount of energy released when क्या? When 1 mole of a covalent bond is formed. When 1 mole of a covalent bond is formed. When 1 mole of a covalent bond is formed. यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? सो आई होप जो मैं आपको बॉन्ड एनर्जी के बारे में बातें बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होंगी। और जहाँ तक इस बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक है, दिस इज़ नॉट न्यू बेटा जी।
ये तो ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है। ओ लेवल के अंदर भी डेल्टा एच जब किसी रिएक्शन का निकालना होता था तो क्या करते थे, कौन सा टेबल गिवन होता था वहाँ पे, ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज़ वाला टेबल ही गिवन होता था। उसी में से देखते थे कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ना है और कौन कौन सा बॉन्ड बनाना है। एएस में भी अगर जो आपका पहला मेथड है डेल्टा एच ऑफ आर निकालने का, वो कौन सा है, वो भी ये सर एच इन माइनस एच आउट, कितने बॉन्ड्स तोड़ने हैं और कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। तो कितने बॉन्ड्स मतलब कौन कौन से बॉन्ड्स तोड़ने हैं, कौन कौन से, कहाँ से पता चलते थे, बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़ जो होती थी वो हमें किसी न किसी टेबल में या डेटा बुकलेट में गिवन होती थी। तो एक काम कीजिए, एक छोटा सा नोट और लिख दीजिए। बल्कि एक बात और बताएं, एक सेकेंड, वो जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज़ गिवन होती थी वो रिक्वायर्ड टू ब्रेक वाली गिवन होती थी या रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड वाली गिवन होती थी? नहीं, गिवन कौन सी होती थी? प्लस माइनस तो हम करते थे, उसने प्लस वाला दिया होता था वैल्यूज या माइनस वाला दिया होता था? प्लस वाली वैल्यूज, कोई साइन नहीं लिखा होता था। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। तो प्लस का मतलब कौन सी एनर्जी है, वो गिवन इन वाली है, गिवन आउट वाली नहीं है। गिवन आउट वाला हम खुद फॉर्मूला बना देते थे, एच इन माइनस एच आउट, हम माइनस खुद लिखते होते थे। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो बस मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपको स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जी वैल्यू का जो टेबल गिवन होता है उसमें कौन सी वैल्यूज मेंशन होती हैं, एंडोथर्मिक वैल्यूज मेंशन होती हैं। और जो एंडोथर्मिक वैल्यूज होती हैं वो बॉन्ड तोड़ने के हिसाब से होती हैं और बॉन्ड बनाने के हिसाब से, हाँ अमाउंट सेम होती है, हमने लिख दिया है। एक साइड पर नोट लिखें जी, स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जी वैल्यू टेबल, स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज टेबल is always given in the question, is always given in the question. Standard bond energy values table, standard bond energy values table is always given in the question, is always given in the question, where all the values are positive, where all the values are, where the values are always positive, where the values are always positive, which means क्या, where the values are always positive, ब्रैकेट में लिखें, that is endothermic, the values are always positive मतलब endothermic, the values are always positive, that is endothermic, which means data of bond breaking is given, which means the data of bond breaking is given, which means that the data of bond breaking is given, which means that the data of bond breaking is given. जहाँ तक बॉन्ड फॉर्मेशन का डेटा है वो आप खुद वही प्लस को माइनस करके कर लेंगे। किसी को मसला इस बात से? मसला सिर्फ ये है कौन सी एनर्जी, कौन सा बॉन्ड है जो तोड़ना रह गया है। कोवलेंट तोड़ दिया, मेटालिक तोड़ दिया, इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ दी, रह क्या गया है? आई थिंक आयनिक बॉन्ड तोड़ने की बारी रह गई है। अब जब आयनिक बॉन्ड तोड़ने की बारी आती है तो उसके लिए लफ्ज़ हम एटमाइजेशन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, उसके लफ्ज़ हम बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए एक बच्चे बोला सर आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। ये तो पुत्र पिछले साल का चैप्टर नंबर 1 था। प्लीज बताएं, आयनाइजेशन एनर्जी कोई आयनिक बॉन्ड को तोड़ने और बनाने का नाम है? क्या होता था आयनाइजेशन एनर्जी? वो सर इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने वाली एनर्जी होती थी, वो तो कैटाइन बनाने वाली एनर्जी होती थी। इसमें किसी को मसला है? अच्छा खैर पहले वो पढ़ाऊँ, बल्कि पुत्र वो तो बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई है। खैर मैं उसका भी हिसाब किताब कर लेता हूँ, नो वरीज, मैं उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूँगा। इस वक्त मैं क्या चाहता हूँ, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि पहले आपको जो आयोनिक बॉन्ड है, नहीं आयनाइजेशन एनर्जी का भाई ने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, तो मैं अभी आयनिक बॉन्ड के तोड़ने की बात को, बल्कि मुझे स्पेसिफिकेशन दिखा दें। उसके सीक्वेंस ने कहा जी लेटेस पढ़ाओ, तो लेटेस पढ़ाएंगे। उसने कहा जी आयनाइजेशन पढ़ाओ, तो अगर हम आपकी A2 की स्पेसिफिकेशंस देखें तो हाँ जी, उसने जो सबसे पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो था इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, वो मैंने कर दिया। लैटिस एनर्जी दूसरा लफ्ज़ है, हाँ जी ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये है कि पुत्र जी मैंने क्या करना है,
फिर मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ भी पढ़ानी है। चूँकि AS भी साथ साथ चला रहे हैं तो पहले मैं AS की बात कवर करके ही आगे जाऊँगा। देखिए जी, आयनाइजेशन एनर्जी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, उसको लिखेंगे जी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बल्कि स्टैंडर्ड क्लास में लिखें, सिंपल लिखें इंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। चलो जी, इसका मतलब मैं अभी A2 वाले टर्म पे नहीं जा रहा, मैं भी पहले AS वाला टर्म ही है एक और, उसको रिव्यू करूंगा जी। बताता हूँ जी, क्या लिखा आपने भी, इंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। उमर साहब, इंथैल्पी चेंज का सिंबल क्या है, डेल्टा H। आयोनाइजेशन एनर्जी का सिंबल क्या होगा, I.E। आई होप आपको याद होगा ये है जी। ये तो हमारे पिछले साल का चैप्टर नंबर क्या है भाई, चैप्टर नंबर 1 है भाई, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक था और इसके उस ताल्लुक की गहराई को मैं कहीं रीटेक वाली क्लास में ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ जस्ट मैं उसका एक क्विक रिव्यू देता हूँ, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। क्या होता था यार, डिफाइंड एज क्या, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। इंथैल्पी चेंज लिखें, एनर्जी रिक्वायर्ड लिखें, कुछ भी लिखें। इट इज़ डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज, इट इज़ डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज, ब्रैकेट में लिखेगा एनर्जी रिक्वायर्ड। It is defined as the enthalpy change या energy required। क्या करने के लिए, to remove what, 1 mole of electron। बल्कि हाँ, ये आपके ऊपर है कि अगर आप कहते हैं to remove 1 electron from क्या, from each, अभी लिखिएगा नहीं, पहले सुन लीजिए, to remove 1 electron from each atom in what, in the gas, from each atom in 1 mole of gaseous atoms, या यूं लिख दीजिए, या लिखें remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form क्या, 1 mole of unipositive gas। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है। to remove क्या लिखें, to remove 1 mole of electrons, to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of unipositive gaseous ions, to form 1 mole of unipositive gaseous ions, to form 1 mole of unipositive gaseous ions। इधर मुझे लिखना है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस है, लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए? एक तो मैंने डेफिनेशन के स्टार्ट में क्या किया, स्टैंडर्ड का लफ्ज़ ही नहीं लिखा, ठीक है। एक तो उस वजह से मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंशन नहीं करूंगा, और दूसरी बात क्या है कि मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, किस में, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स में से। मिसाल के तौर पर क्लोरीन के, चलो क्लोरीन नहीं, सोडियम की मिसाल लेता हूँ। सोडियम के 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, कैन यू इमेजिन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगे, ठीक है। वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशंस का जिक्र करने की खास ज़रूरत हमें नहीं है। बहरहाल क्या करना है जनाब साहब, इसकी डेफिनेशन तो मैंने समझा दी है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक आध एग्जाम्पल दे देता हूँ। कोई भी मेटल ले लें जी, M, इसमें से करना क्या है, -1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव यू क्या, इट विल गिव यू M1 पॉजिटिव। M गैसियस एटम्स में से इसको निकालें और ये बनाएं, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा, इट विल बी डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या, ऑफ दिस M, ठीक है। और अगर आप चाहें तो जो -1 इलेक्ट्रॉन है वो आपने इधर तो -1 लिखा है, उधर जाके क्या लिखेंगे, अगर आपने उधर लिखना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको प्लस करके लिख सकते हैं उस वाली साइड पर। M1 पॉजिटिव गैसियस एटम्स प्लस क्या, +1 इलेक्ट्रॉन। बाकी बात जो है वो यही वाली होगी, लेकिन एक बात और सुनने समझने वाली है। पूछें वो क्या, सर जी जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है, I.E के साथ सबस्क्रिप्ट में 1 लिखते हैं। व्हाट डज दिस 1 मीन,
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट लिखिए प्लीज। दिस इज नोन एज क्या, बस इतना लिख दें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर ऊपर वाली सारी कहानी फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो प्लीज बताइए आप मुझे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन लिखवाएंगे। प्लीज हेडिंग दीजिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, हेडिंग दीजिए जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की। हाँ जी, it is defined as enthalpy change या energy required। देखिए जी, it is defined as the enthalpy change या energy required it is defined as the क्या लिखा है, enthalpy change या energy required to remove क्या, 1 mole of electrons from क्या, from 1 mole of unipositive gaseous ions to form क्या, 1 mole of dipositive gaseous ions। तो लिखिए जी, it is defined as the enthalpy change या energy required to remove what, remove 1 mole of electrons from 1 mole of unipositive gaseous ions to form 1 mole of dipositive gaseous ions। इसको मसला है, इसके लिए अगर आप एग्जांपल देंगे तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, इफ यू ऑलरेडी हैव दिस M1 पॉजिटिव गैसियस एटम्स, इनमें से अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इट विल बिकम M2 पॉजिटिव गैसियस एटम्स एंड यू नो दिस एंथैल्पी चेंज वुड बी नोन एज डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी, बट विच वन, द सेकेंड वन। तब उसके बाद सबस्क्रिप्ट के अंदर I.E के बाद क्या लिखा होगा, I.E के बाद 2 लिखा होगा, डेल्टा H I.E के बाद क्या लिखा होगा जी, उसके साथ जो है वो 2 लिखा होगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप प्लीज़ हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन जी, आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ आ रही होगी कि यार ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है। ओ लेवल की बात नहीं, ओ लेवल AS लेवल की बात है। वैसे एक बात है, कौन ज़्यादा बड़ा होता है, पहली वाली आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है या दूसरी वाली आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है? हुज़ैफा कहते हैं पहले वाली। हुज़ैफा पहली वाली कैसे ज़्यादा होती है? अच्छा, फिर दूसरी वाली ज़्यादा कैसे होती है? सुबह भी फुटबॉल खेली आज, फिर क्यों सोए हुए? याद है, याद करो, बताओ, सोचो। सेकेंड आयनाइजेशन, हाँ असल में वो कहते हैं सर जी पहला इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल लेते हैं, यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन बना लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो चुका होता है, तो अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं, मुश्किल हो चुका होता है। तो जो आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है वो न्यूट्रल एटम में से नहीं निकालते। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं सर? वो पहले से पॉजिटिव आयन में से निकालते हैं। तो जो पहले से आयन पॉजिटिव हो जाता है उसके अंदर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या द पुल ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वो इन्हांस हुआ होता है। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान काम नहीं होता, थोड़ा मुश्किल काम होता है। ये वाली बात हमने कहाँ डिस्कस की हुई है? AS में डिस्कस की थी। एंड पे जाके एक नोट लिख दीजिए, डेल्टा H I.E कौन से वाली? सेकेंड वाली। इस क्या? इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डेल्टा H I.E कौन से वाली जनाब? पहले वाली। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा ही होती है। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके। अब जो असल टॉपिक है ना उसकी तरफ आते हैं। यहाँ तो आपने, वैसे एक बात पूछूं, यहाँ आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है? यहाँ आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स। इस वक्त जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं किसी एटम में से तो कौन सी फोर्स तोड़ते हैं? यहाँ वैन डर वाल फोर्स होती है।
नहीं आइडिया यही तो पूछ रहा हूँ, तो नहीं मारना, सोच के जवाब दीजिए। आधी क्लास अभी खामोश है जी। कोई जकी, न्यूक्लियर फोर्स थोड़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन तोड़ा है भाई। क्या तोड़ा है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन क्या क्या, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है वो तोड़ी है हमने। न्यूक्लियर फोर्स तोड़े ना तो धमाका होगा भाई, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, आइंस्टाइन, हाँ जी, ओपनहाइमर, जापान, अमेरिका, हाँ जी, ये सारा कुछ होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स इतना खाला का घर नहीं है कि उसको तोड़ेंगे या जोड़ेंगे। इट्स जस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन क्या, बिटवीन द न्यूक्लियस और क्या एंड क्या, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको तोड़ा गया यहाँ पर। और ये वैन डर वाल भी नहीं होता भाई, ये TDID भी नहीं होता भाई। वो किधर होता है? वो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है। ठीक है, बहरहाल आगे चलेंगे जी। अब एक सिचुएशन है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, वैसे ये सिचुएशन डेवलप पता है क्यों हुई है? मैं जब बॉन्ड एनर्जी पढ़ाया तो मुझे ऑनेस्टली मैंने ये नहीं पढ़ाना था, ये मैंने रीटेक की क्लास में पढ़ाना था, लेकिन व्हाट आई हैड इन माई माइंड कि मैं पहले पढ़ाऊंगा कि वो एटमाइजेशन में मेटालिक बॉन्ड तोड़ा, फिर पढ़ाऊंगा जी वो एटमाइजेशन ऑफ आयोडीन के अंदर पहले वैन डर वाल तोड़ी, फिर कोवलेंट तोड़ा, फिर सोचा कि यार वो सीधी सीधी बॉन्ड एनर्जी में जाके पढ़ाऊंगा कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा, और फिर उसके फ़ौरन बाद बताऊंगा क्या तोड़ा, आयनिक बॉन्ड तोड़ा। और जब आयनिक बॉन्ड तोड़ूंगा लाइक सोडियम क्लोराइड इन द सॉलिड स्टेट को तोड़कर सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस अलग अलग करूंगा, तो उस स्टेप का नाम बताऊंगा। अब मैंने पूछना वही था कि आयनिक बॉन्ड तोड़ूं तो क्या होता है, तो बचा क्या पड़ा सर जी, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। लो जी, मेरे लेक्चर की बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, हाँ चलो, मैंने अगर नाम नहीं पढ़ाया तो कम से कम उसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलना चाहिए था। अब चूंकि उसने आयनाइजेशन एनर्जी बोल दिया तो मुझे इरादा है, लो जी मैं तो एनर्जेटिक्स नहीं, मैं तो भी चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, है वो भी एनर्जेटिक्स की बात ही है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका ताल्लुक, शुक्र है इस भाई ने ये नहीं कह दिया आयनिक बॉन्ड तोड़ा है, कहते सर वैन डर वाल फोर्स तोड़ी है। लेकिन चलो गलती करनी भी थी तो ये गलती फिर बनती है कि सर आयनिक बॉन्ड तोड़ दिया है। ये वैन डर वाल वाली तो गलती भी नहीं बनती भैया, यहाँ तो वैन डर वाल को कोई लेना देना भी नहीं है। तो बुनियादी तौर पर आई वॉज होपिंग कि मैं आपको पहले आयनिक बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी पढ़ाऊँ, लेकिन चूंकि वो मैंने भी नहीं इस्तेमाल की, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया क्लास में, बच्चे ने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया आयनाइजेशन एनर्जी, तो मेरे लिए मसला वो भी नहीं है, वो भी मेरा टॉपिक ही है। ये AS वाला टॉपिक है, इसी से मिलता जुलता एक A2 का टॉपिक भी है। यार जी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यू कॉल इट क्या, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी ने ऐड करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जनाब? अगर आप स्पेसिफिकेशन देखें तो 3rd लाइन में उसने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्क्राइब करने का बोला हुआ है। तो एक काम करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी में समझा चुका हूं, अगली डेफिनेशन लिखिए जी, एंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर वो दरवाजा बंद करेंगे प्लीज। एंथैल्पी चेंज ऑफ क्या, ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसका सिंबल क्या होगा? एंथैल्पी चेंज का सिंबल इज डेल्टा H, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सिंबल इज E.A। ओके, बताओ जी, व्हाट डू यू थिंक कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा या एक्सप्लेन करूंगा? आई थिंक ये जुमला भी मैंने कहीं ना कहीं AS में समझाया होगा, समझाया हुआ है, चलो जी। लेकिन वैसे वहाँ AS में ये टर्म है नहीं, लेकिन मैंने वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एनर्जी अगर समझाई है तो फिर मैंने गेन करने वाली भी समझा दी होगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल स्पेसिफिकेशंस में हमारी ये वाला स्टेटमेंट A2 की स्पेसिफिकेशन की है कि जनाब साहब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ज़रा समझाएं। बहरहाल आयनाइजेशन एनर्जी के जो ट्रेंड्स ट्रून्स हैं वो सारे मैंने किधर करने हैं, रीटेक की क्लास में मैं आयनाइजेशन की जो बाकी जो भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, तो अलॉन्ग द पीरियड वाली आयनाइजेशन एनर्जीज, तो डाउन द ग्रुप वाली आयनाइजेशन एनर्जीज, तो जो भी पूरा एक डिटेल है वो मैं रीटेक वाली क्लास में डिस्कस कर लूँ। मुझे भी डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कैसे एक्सप्लेन करें जनाब साहब? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए एनीवन प्लीज़। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, अफिनिटी का मीनिंग क्या होता है जी? नहीं, मुझे पहले अफिनिटी का, हाँ ठीक है, एबिलिटी ऑफ
चलो कुछ हद तक ठीक है, सही। सर ये आप कहते हो कि आपने कहीं अफिनिटी का मीनिंग लिखवाया हुआ है कि किसी चीज़ के लिए आपकी मोहब्बत कितनी है, आपको किसी भी चीज़ की अफिनिटी कितनी है, इसका मतलब ये है कि आपको उसकी चाहत कितनी है, आप उसको अपनी तरफ खींचने के लिए कितना ज़ोर लगा सकते हैं। तो अगर किसी न्यूक्लियस ने अपने एटम से बाहर मौजूद किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर अपने अंदर, मतलब अपने एटम के अंदर ऐड करने की कोशिश करनी है, तो इस एबिलिटी को तो कहते हैं एफिनिटी। और इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई एनर्जी रिलीज़ होती है या अगर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको क्या कहेंगे भाई, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इंथैल्पी चेंज ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज। सर चेक करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं, मेटल्स की चेक करनी है, क्या वो हमेशा एक्सो है कि एंडो है। इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज व्हेन व्हाट, when 1 mole of electrons are added to what, to 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of uni-negative gaseous ions. लिखें, it is defined as enthalpy change defined as the enthalpy change when क्या, 1 mole of electrons are added to 1 mole of gaseous atoms to form what? To form 1 mole of uni-negative, form 1 mole of uni-negative क्या, gaseous ions, 1 mole of uni-negative gaseous ions जी। सो इसके लिए अगर मैं कोई भी मिसाल आपको देता हूँ तो व्हाट, अगर मैं कहूँ, मैं बात हो रही है जी, कुछ तो बात हो रही है, हाँ, अगर मैंने वहाँ मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए m का सिंबल इस्तेमाल किया है, तो यहाँ सपोज करो किसी नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स गेन कराने हैं, तो क्या करूँ, +1 इलेक्ट्रॉन का जिक्र करता हूँ एंड N1 नेगेटिव गैसियस आयंस। दिस इंथैल्पी चेंज of this reaction is known as delta H E dot A, that is electron affinity of this element N. 1 mole of electrons are being added to 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous क्या, uni negative gaseous ions। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। Anyone? अब यहाँ पे ना दो बातें मैंने आपको समझानी है। एक फीलिंग होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, क्या, कि सर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का कॉन्सेप्ट किसके लिए है, किस में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना होता है हमने, मेटल्स में से, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होगा, मेटल्स के लिए इस्तेमाल होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का कॉन्सेप्ट किसके लिए है, नॉन मेटल्स के लिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होगा, नॉन मेटल्स के लिए इस्तेमाल होगा। जब इस कॉन्सेप्ट ने ज़्यादातर नॉन मेटल्स के लिए इस्तेमाल होना है, सर छोड़े मेटल्स को, नॉन मेटल्स ही चेक करें। नॉन मेटल्स के लिए आई थिंक इट्स वैल्यू इज ऑलवेज क्या, इट इज एक्सोथर्मिक। क्या मतलब है इस बात का, पहले इधर आ जाएं। मेटल्स में से, बल्कि मेटल्स क्या, किसी में से भी अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, व्हाट डू यू थिंक क्या करना होगा, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। आई थिंक दिस डेल्टा एच आई डॉट ई इज ऑलवेज क्या, इट इज ऑलवेज एंडो। आई थिंक यहां जरा पिछले वाले पे जाएं, यहां एक नोट लिखें, ऑलवेज क्या, ऑलवेज एंडोथर्मिक। वो तो ऑलवेज एंडोथर्मिक है, वो तो ऑलवेज एंडोथर्मिक है। बट अगर मैं इधर आऊं, आई थिंक ई डॉट ए का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, कौन सी वाली, पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स इज क्या, इट इज नॉट एंडो, व्हाट इज इट, इट इज एक्सोथर्मिक। कि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, नॉन मेटल्स की हैबिट क्या होती है, उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो खुद ही कर सकते हैं, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी क्या करते हैं जी, एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज। इसमें किसी को मसला है भाई, एनीवन? सो यू नो व्हाट, खैर इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक नोट लिखवाऊँ, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि आगे जाए लिखें जी, द अबव रिएक्शन
बल्कि एक काम करें, इधर एक नोट लिखें, इसको बोले डेल्टा एच ई डॉट ए वन, इसको पहले ई डॉट ए वन बोले, फिर इसको क्या बोलें जी, दिस इज फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दिस इज फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जो अगली बात है वो क्या है, वो मैंने आपको लिखवाना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज क्या, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फॉर क्या, फॉर नॉन मेटल्स। प्लीज एक नोट लिखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is always what, is always, first electron affinity is always क्या, exothermic for non-metals, exothermic for non-metals, is always exothermic for is exothermic for non-metals। बल्कि मैं तो ये कॉन्सेप्ट्स भी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी इस्तेमाल ज़्यादातर नॉन मेटल्स के लिए करूँगा। वाइनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होगा जी, मेटल्स के लिए इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, नॉन मेटल्स के लिए इस्तेमाल होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ज़्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए, बिकॉज अगर आप याद करें तो ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आपने जस्ट डाउन द ग्रुप 1 या डाउन द ग्रुप 2 नहीं पढ़ा, या बस जस्ट डाउन द ग्रुप्स नहीं पढ़ा, आपने ये अलोंग द पीरियड भी पढ़ा था। और अलोंग द पीरियड पढ़ते पढ़ते आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से आगे किधर, आप आगे वो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तक भी चले गए थे। वो कौन थे सर, वो तो नॉन मेटल थे। तो जब वो नॉन मेटल थे तो उनमें से क्या करना था सर, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल क्यों रहे थे सर, वो ट्रेंड सीखना था। वो क्या ट्रेंड डेवलप हुआ सर, वो आगे जाते जाओ तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या ज़्यादा से ज़्यादा ही होती जाती थी। अच्छा, ज़्यादा क्यों हो रही थी सर, वो मेटल्स का क्या आयनाइजेशन एनर्जी बहुत थोड़ी होती है, इसका मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो उनकी वैलेंसी ही इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली होती है। नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। सर सब जरा बाहर को मैनेज करें, किसी बंदे को बोलें प्लीज़। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या मसला होता है सर, इसलिए नॉन मेटल्स ने कभी इलेक्ट्रॉन को रिमूव या लूज किया ही नहीं है। ऑन दी अदर नॉन मेटल्स क्या करते हैं सर जी, नॉन मेटल्स ना गेन करते हैं। क्यों गेन करते हैं सर, उनका गेन करना एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, कोई एनर्जी हमने नहीं देनी, वो खुद ही बल्कि खुद निकाल लेंगे एनर्जी। क्या करेंगे वो, हमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नॉन मेटल्स को अगर कहीं साइड पे इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इनका न्यूक्लियस अपने एटम से बाहर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर लेता है, उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है। और उसको खींच कर क्या कर रहा होता है, अपने आप को तो यूनी नेगेटिव आयन बनाता है, मीनवाइल एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो मैंने कहा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स इज ऑलवेज क्या, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक मसला और है, फर्स्ट वाला तो नेगेटिव है, व्हाट अबाउट द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पहले तो समझाएं, पहले तो लिखें सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है। डिफाइन सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डिफाइन सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। Define second electron affinity. नहीं तो भाई कैसे डिफाइन करें सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज, डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज। अभी मैं रिक्वायर्ड है कि एब्जॉर्ब्ड है कि रिलीज्ड है, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहता। डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन क्या, व्हेन 1 mole of electrons, when 1 mole of electrons are what, when 1 mole of electrons are added
when 1 mole of electrons are added to 1 mole of uni-negative gaseous ions to form 1 mole of di-negative gaseous ions. जी क्या लिखा है? Defined as enthalpy change when 1 mole of electrons are added to 1 mole of uni-negative क्या जनाब gaseous ions to form 1 mole of di-negative gaseous ions to form 1 mole of di-negative gaseous ions. उसके लिए अगर आप रिएक्शन लिखते हैं तो लेट मी टेल यू क्या होगा. N1 नेगेटिव गैसियस, इनके अंदर क्या करें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, N2 नेगेटिव गैसियस बनाएं और इसके इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज को डेल्टा H E डॉट A ब्रैकेट में 2 ऑफ क्या ऑफ N बोल दें, E डॉट A ब्रैकेट में 2 ऑफ N A बोल दें, ऑफ N बोल दें. E डॉट A मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, 2 मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्या ऑफ नाइट्रोजन. अब बस एक आखिरी बात समझानी है, आखिरी बात. इसका जवाब मनाल आपसे सवाल है. सवाल सबसे है, पहले आप जवाब देने की कोशिश करें. एक पहले से नेगेटिव आयन है, उसमें दोबारा नेगेटिव आयन ऐड करना है, चाहे वो ऑक्सीजन ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी बेशक उसकी है. वो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप उसके अंदर ऐड करवाते हैं, प्लीज बताएं ये एक्सो होगा कि एंडो होगा? ऊंचा बोलें. एक्सो. अच्छा, इससे पीछे जाते हैं. पहले इलेक्ट्रॉन जब आपने ऐड करवाया वो क्या था? वो एक्सो था, उसमें एनर्जी रिलीज हुई थी. क्यों रिलीज हुई थी? क्योंकि न्यूक्लियस ने अपने आप से बाहर इलेक्ट्रॉन को खींचने की उसके अंदर ताकत थी, तो उसने अपनी उस एबिलिटी को इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, फोर्स एक्सर्ट की, मीनवाइल एनर्जी रिलीज हो गई. लेकिन अब जब वो नेगेटिव हो चुका है, क्या हो चुका है? अब किसी नेगेटिव आयन के अंदर अगर आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ठूंसेंगे तो नहीं ठूसेगा. क्यों? वो पहले ही नेगेटिव हो गया है. आयन पहले क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है. इलेक्ट्रॉन भी क्या है? वो नेगेटिव है. तो अगर एक दूसरे के करीब करीब पड़े भी हैं तो क्या होगा? रिपल्शन होगी. ठीक है, तो उसको ऐड करने के लिए आपको एक्सटर्नली क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नली जोर लगाना पड़ेगा. तो एनर्जी एक्सटर्नली देनी पड़ेगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड वाला फिनोमेना होएगा. आई थिंक सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एन एंडोथर्मिक फिनोमेना. देखिए जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज व्हाट? is always endothermic. Is always endothermic. Second electron affinity is always क्या? Is always endothermic. हाँ जी, नहीं है तो नॉर्मल्स के लिए होता है ये सब के लिए है, ये सब के लिए किसी की बात करेंगे. Is always क्या? Second electron affinity is always endothermic. Underline the word endothermic. और वहाँ लिखिए energy is required. Energy is actually required to overcome the repulsion. Energy is actually required. लिखें जी. Energy is actually required. क्या करने के लिए? To overcome. Energy is actually required to overcome the repulsion. To overcome the repulsion between क्या? Between the anion and the electron. Between the anion and the electron. Energy is actually required to overcome the repulsion between the anion and the electron. इसमें किसी को मसला है जी? I think यहाँ पे जाकर मैं अपनी इस आज के लेक्चर को कंप्लीट करूँगा. यहाँ से आगे क्या करेंगे जी, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आप में से जो रीटेक वाले हैं वो यहीं पर बैठे रहें और जिनका